नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, साथ में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और साथ में खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय पटल पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे और आगे चलकर वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार हो चुके थे। और साथ में हमने यह भी देखा था कि 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और होम रूल लीग आंदोलन 1916-17 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ 1917 में होम रूल लीग आंदोलन अपने चरम पे था और जिसके कारण जो है होम रूल लीग से संबंधित जो नेता लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके अलावा जॉर्ज अरुंडेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें जो है इसके अलावा तिलक के ऊपर भी जो है राजद्रोह का मुकदमा उस समय चलाया गया था। और यहाँ पे आपको जो है इस संबंध में मोंटेग्यू की घोषणा को समझना है कि जो काफ़ी ज़्यादा उग्र होता जा रहा था होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र होता जा रहा था और जो स्वराज्य की मांग थी, होम रूल लीग आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, तो वह थी स्वराज्य। और इनका जो स्वराज्य का जो मांग था, तो इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ा। और साथ में यहाँ पे मोंटेग्यू की घोषणा हुई और आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मोंटेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे, तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे। तो इसलिए इन्होंने एक घोषणा की 20 अगस्त 1917 के दिन। तो आपको डेट याद रखना है, 20 अगस्त 1917 के दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी इन्होंने, जिसको मोंटेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि मोंटेग्यू घोषणा के जरिए सरकार ने भारत में स्वशासन होम रूल की मांग को जो है अपनी नीतियों में शामिल कर लिया था। तो यह एक हिसाब से कांग्रेस की जीत भी थी, लेकिन आगे चलकर जो है ये ब्रिटिश सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई कि वह भारतीयों को स्वशासन जैसा कुछ नहीं देना चाहती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और यहाँ पे 1916 से होम रूल लीग के जरिए तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी तथा होम रूल लीग आंदोलन उग्र होता जा रहा था। इस वजह से भी जो है ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पे थोड़ा सा झुकी, लेकिन आगे चलकर फिर उन्होंने जो है अपनी मंशा साफ कर दी। फिर आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे और साथ में चेम्सफोर्ड वायसराय थे 1916 से 21 के बीच। और जब भारत सरकार अधिनियम आया था और इन्हीं दोनों लोग के नाम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और यहाँ पे मुख्य प्रावधान क्या था, तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। प्रश्न पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी प्रांतों में। कहाँ पे, तो प्रांतों में। और इसके जन्मदाता कौन थे, द्वैत शासन की प्रणाली को बनाने वाले कौन थे, तो ये थे सर लियोनिल कर्टिस। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ डायरकी सर लियोनिल कर्टिस। आगे बढ़ते हैं और इस कानून में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी था कि महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित प्रमुख उद्धरण भी हैं, कोट्स हैं जो उस समय के लोगों द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे जो है महत्वपूर्ण है लॉर्ड कर्जन का। और लॉर्ड कर्जन के बारे में हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते थे अपने टाइम में। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला था कि जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन ने दिया है, जिन्होंने भारत में बंगाल विभाजन कराया था 1905 में। फिर आगे चलते हैं, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल था। बहुत महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस ने यह स्टेटमेंट दिया था, याद रखना है। फिर है मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जो है महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। और मोंटफोर्ड सुधार यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कहा गया है।
फिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया 1918 में बॉम्बे में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था हसन इमाम की अध्यक्षता में। और विशेष अधिवेशन से यहाँ पे तात्पर्य है कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था हर साल, और उससे पहले अगर कोई बहुत ज़रूरी घटना होती थी और उससे संबंध में कांग्रेस को अधिवेशन बुलाना रहता तो वो विशेष अधिवेशन में जाता था, और इनका जो वार्षिक अधिवेशन था वो दिसंबर में होता था। तो यहाँ पे 1918 में बॉम्बे में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, हसन इमाम अध्यक्ष थे, और इसमें भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी घोषित किया गया था। साथ में कांग्रेस ने प्रभावी स्वशासन या स्वराज्य की मांग भी की कि हमको प्रभावी स्वशासन स्वराज्य की मांग की, और यहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ी। फिर यहाँ पे है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और रॉलेट एक्ट को समझने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जान लेना आवश्यक है। रॉलेट एक्ट जो है तो इसके बारे में हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो एक तरफ सरकार ने संवैधानिक सुधार जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्रलोभन दिया कांग्रेस को, भारतीयों को, और दूसरी तरफ सुधारों के खिलाफ किसी भी उठने वाली विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने स्वयं को असाधारण शक्तियों से लैस कर लिया था। तो यानी कि अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 का कोई विरोध करेगा तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को तैयार कर लिया था, और देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी, ब्लैक एक्ट कहा था। और यहाँ पे रॉलेट एक्ट के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने, जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो 1917 में इन्होंने रॉलेट समिति की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे। उन्हीं के नाम से रॉलेट समिति जाना जाता है और नाम से ही रॉलेट एक्ट भी जाना जाता है। और इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी, उन्हीं सिफारिशों को रॉलेट अधिनियम का रूप दे दिया गया था। आइए देखते हैं रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी इस एक्ट के तहत, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। साथ में इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। जो सबसे खतरनाक बिंदु था इस एक्ट का वह यह था कि इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। और साथ में न्यायालय के नियमानुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार जो है को रद्द करने की असाधारण शक्तियाँ दी गई थी। तो यहाँ पे जो है ना कोई अपील किया जा सकता था, और बिना वारंट के यहाँ पे तलाशी ली जा सकती थी, गिरफ्तार किया जा सकता था। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार होता है उसको भी रद्द कर दिया गया था। और रॉलेट एक्ट 1919 को महात्मा गांधी ने काला अधिनियम, ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी थी। ब्लैक एक्ट कहा था, काला अधिनियम कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था वही प्रथम जन आंदोलन बना भारत में अखिल भारतीय स्तर पर। महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। और साथ में संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना की गई थी। तो सत्याग्रह सभा जो है गठित की गई थी, और होम रूल लीग के जो युवा सदस्य थे उनको जो है सत्याग्रह सभा में जोड़ा गया, और साथ में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय किया गया। और यहाँ पे जो माध्यम होना था विरोध का, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना सभाएं, इन सब का आयोजन करने का फैसला लिया गया था। फिर है जन सामान्य को, जो कॉमन पीपल थे उस समय, तो जनता को जो है आंदोलन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे। और यह पहली बार हुआ था पूरे भारत के इतिहास में कि किसी आंदोलन के लिए जनता को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको क्या करना है आंदोलन की सफलता के लिए। और साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन था जन आंदोलन, यहाँ से जन आंदोलन की शुरुआत होती है। और साथ में सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि आपको ध्यान रखना 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को सत्याग्रह प्रारंभ करना था, लेकिन उससे पहले ही जो है आंदोलन हिंसक हो गया, और कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन भी हुए। और इसके अलावा पंजाब में जो है हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ किया गया था, और परिस्थिति वहाँ पे अत्यंत विस्फोटक हो गई। और खासकर अमृतसर और लाहौर में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया, और सेना को जो है वहाँ पे बुला लिया गया। तो आर्मी वहाँ पे आ गई थी। और साथ में जो है गांधी जी ने जब पंजाब में जाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने उन्हें बॉम्बे भेज दिया। और फिर 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे पंजाब के,
जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो 9 अप्रैल को इन दोनों नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और वहाँ पे जो है आसपास के गांव के कई जो हज़ारों लोग भी जुड़े हुए थे, आए हुए थे। और वहाँ पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह डेट था 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जो है वहाँ पे अंग्रेजी सेना को लीड कर रहे थे और उन्होंने जो है जालियांवाला बाग में पहुँचे थे। और वहाँ पे जो मौजूद ग्रामीण लोग थे और विरोध सभा के जो लोग थे, जो वहाँ पे जिन लोगों ने सभा बुलाई थी, उन लोगों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के पूरी की पूरी सभा पे वहाँ पे जितने भी लोग थे उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था जनरल डायर ने। और जिस वजह से हज़ारों लोग जो कि निर्दोष थे वो मारे गए थे, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग से लेके महिलाएं, छोटे बच्चे जो हैं। और ये पूरे भारत के इतिहास में सबसे नृशंस घटना थी, सबसे अमानवीय घटना थी और इसका जो है काफ़ी बड़े स्तर पे विरोध भी हुआ और इस घटना ने पूरे देश को सदमे में ला दिया था। और फिर 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया। और क्योंकि अनेक स्थानों पर हिंसा जो घटनाएं थी हिंसा से संबंधित वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पूरे भारत में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको लेकर जो है पूरे भारत में बहुत ज़्यादा रोष था, बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही थी। तो इसलिए 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को या रॉलेट के विरुद्ध सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने या किसने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। समय पूछा जाता है तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। फिर है 13 मार्च 1940 को एक महत्वपूर्ण घटना होती है। उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है जनरल माइकल ओडायर को गोली मार दी थी, जान से मार दिया था। और ये वही जनरल माइकल ओडायर थे जिन्होंने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन को नृशंस रूप से कुचलने का आदेश दिया था। हालांकि जिसने सभा पे गोली चलाने का आदेश दिया था उसका नाम जनरल रेजिनील डायर था। तो इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। और साथ में इसको रेजिनल डायर को जिसने भेजा था तो उसका नाम था जनरल ओडायर। और जनरल माइकल ओडायर जिसकी हत्या की थी उधम सिंह ने 1940 में। फिर हंटर जांच आयोग महत्वपूर्ण है और इसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, तो इनके नाम से हंटर कमीशन भी जाना जाता है। इसका गठन 14 अक्टूबर 1919 को हुआ था और इसका कार्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड मामले की जांच करना। इसने रिपोर्ट वगैरह सौंपी, लेकिन जो है फिर आगे चलकर खाना पूर्ति की गई और कोई भी कार्रवाई जनरल रेजिनल डायर के ऊपर नहीं की गई। फिर आते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पे। तो यहाँ पे खिलाफत का मुद्दा 1919 में बहुत जोर पकड़ रहा था भारत में। और आपको इसका जो बैकग्राउंड था वो 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध था। आइए इसके बारे में समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति जो है अंग्रेज़ों का रवैया जो था उससे भारतीय मुसलमान काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। और ख़ासकर जो तुर्की के जो नेता थे, धार्मिक नेता थे जिनको खलीफा कहा जाता था, वो पूरे विश्व के जो मुस्लिम्स थे तो उनके खलीफा के रूप में वो जाने जाते थे। और संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानता था। तो इस वजह से जो है और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। तो यही कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गए और साथ में ब्रिटेन की जीत हुई, तो ब्रिटेन ने जो है तुर्की से बदला लिया। और उस क्रम में जो है युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को जो है ब्रिटेन ने विभाजित कर दिया और साथ में खलीफा को जो है पद से हटा दिया। और इस घटना से पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान थे और साथ में भारत में जो मुसलमान थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और इस वजह से जो है भारत में मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की और अंग्रेज़ों के सम्मुख जो है निम्न मांगे रखी। ये मांगे कौन थी? ये भारत में ये घटनाएं घटी हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को फिर से स्थापित किया जाए
और साथ में खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया जाए। यानी जो गलत चीज़ें खलीफा के साथ में की गई हैं उसको सुधारा जाए। और भारत में जो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे उनको अली बंधु के नाम से जाना जाता। 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 भाई थे और यही खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसमें अली बंधु थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अजमल खान, और इसके अलावा हसरत मोहानी भी थे, और इनके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन कौन थे। तो खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन थे, तो अली बंधु, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। संस्थापक सदस्य हैं ये। फिर आते हैं खिलाफत असहयोग आंदोलन पे। 31 अगस्त 1920 डेट आपको याद रखना है। खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, और यहाँ पे जो खिलाफत का मुद्दा था वो मुस्लिमों का मुद्दा था। असहयोग आंदोलन जो था वो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जाति की गई थी, रोलेट एक्ट और साथ में जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद से तो इन सब चीज़ों को एक करते हुए गांधी जी ने मुस्लिमों को जो आंदोलन की मुख्य धारा थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, उससे जोड़ते हुए खिलाफत और असहयोग आंदोलन का यहाँ पे एक हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसको खिलाफत असहयोग आंदोलन बोला गया, या साधारणतया इसको असहयोग आंदोलन भी कहा गया। और सितंबर 1920 में इम्पॉर्टेंट है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस ने यहाँ पे पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तैयार किए। तो आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत का मुद्दा उठाया गया इस अधिवेशन में, साथ में स्वराज की स्थापना की बात की गई, और यहाँ पे कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जाना था इस आंदोलन के तहत, और साथ में न्यायालयों का बहिष्कार किया जाना था, विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना था, और उनकी जगह पे खादी के उपयोग को बढ़ावा देना था। और साथ में बात की जाए तो सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना, सरकारी सेवाओं का परित्याग करना, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी असहयोग आंदोलन से, और इसके अंतर्गत इन्हीं विरोध करने के इन्हीं तरीकों को अपनाया गया। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है 1920 में, और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। और यहाँ पे असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन को का कार्यक्रम था उसको कब अपनाया गया या कब अनुमोदन किया गया, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान। फिर कांग्रेस ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। साथ में आपको ध्यान रखना कि कांग्रेस ने जो संवैधानिक तरीका था, जो इससे पहले इस्तेमाल करते आ रहे थे कि हम संवैधानिक तरीके से स्वराज्य प्राप्ति करेंगे, तो यहाँ पे संवैधानिक टर्म को हटा दिया गया, और साथ में यहाँ पे बात की गई कि शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से हम स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के साथ में जन आंदोलन खड़ा हो रहा था, और साथ में जहाँ पे जो जन साधारण था वो कांग्रेस से जुड़ रहा था, और इस वजह से संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन अब नहीं हो सकता। तो इस वजह से कांग्रेस ने अपना जो तरीका था उसको थोड़ा बदला, और यहाँ पे शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। और इस प्रकार पहली बार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर होकर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार भी किया। और इसी अधिवेशन में 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी या CWC भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी, गठित की गई थी। और स्थानीय स्तर पर भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज का गठन किया गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर असहयोग आंदोलन का प्रसार, तो आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेशनल कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास, बहुत महत्वपूर्ण नेता, आगे हम इनके बारे में और भी जानेंगे।
और साथ में आपको ध्यान रखना है कि नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। और नेशनल कॉलेज कहाँ पे था, तो ये कलकत्ता में था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। साथ में काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त और गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ था। इसके अलावा बिहार में आपको ध्यान रखना, बिहार विद्यापीठ, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और 6 फरवरी 1921, आपको डेट भी याद रखना है। तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। इसके अलावा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी। विदेशी शराब की दुकानों पर धरने आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का पदक वापस कर दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का पदक कब वापस किया था, तो ये किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। और साथ में प्रश्न पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी, तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है रॉलेट, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में उन्होंने वापस किया था। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। और साथ में जो है मध्य वर्ग का जो लोग थे, उनका जो नेतृत्व था वह आंदोलन के प्रारंभिक चरण में था और बाद में वो लोग पीछे हो गए। फिर इसमें जो व्यावसायिक वर्ग था, बिजनेस क्लास था, उसका समर्थन मिला था और किसानों की यहाँ पे व्यापक सहभागिता थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और विद्यार्थी वर्ग ने सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी था, महिलाओं की बड़ी संख्या में भूमिका थी, तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और यह पहला कह सकते हैं आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया था। इससे पहले जो है बंगाल विभाजन विरोधी, जो आपका बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, वहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था। फिर हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पे थी। ये एक हिसाब से पूरे भारत के इतिहास में एक इकलौता आंदोलन माना जाता है कि जब हिंदू मुस्लिम एकता इतने ऊंचे स्तर पे थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो गांधी जी का प्लान था कि हिंदू मुस्लिम्स को हम एक करके अंग्रेजी सरकार से लड़ेंगे, तो वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। हालांकि आगे चलकर ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकी, जो हिंदू मुस्लिम एकता वो आगे चलकर जो है स्थापित नहीं हो सकी। फिर आंदोलन का अंतिम चरण, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तथा प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी, तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छेड़ने का गांधी जी ने चेतावनी यहाँ पे जारी किया था ब्रिटिश सरकार को कि जो है राजनीतिक बंदियों को रिहा करना पड़ेगा और साथ में प्रेस से जो है स्वतंत्रता, जो है प्रेस से नियंत्रण जो है ब्रिटिश सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस स्टार्ट करेगी। लेकिन ऐसा होता उससे पहले जो है चौरी चौरा कांड घटित हो गया और ये 4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक गांव था जहां पे घटना हुई थी, जिसमें जो है गुस्साई हुई भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को थाना सहित जला दिया था। और यहाँ से फिर गांधी जी ने जो है आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। और तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो 12 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को। तो असहयोग आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद फिर हम अगली कक्षा में स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे और साथ में हम इसके अलावा जो है HRA के बारे में भी जानेंगे। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण है। हमने पहला चरण पढ़ा था 1907 से 1915 के बीच में। अब क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण आएगा 1924 से 1928 तक। और इस चरण में हम देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और इसका मुख्य कारण ये था कि गांधी जी ने अचानक से जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भारत के जो युवा थे वो फिर से अब लक्ष्य विहीन हो गए हैं और साथ में जो भारत के युवा थे उन्होंने जो है कि स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और स्कूल कॉलेज छोड़ने की वजह से वो दोबारा वहाँ जा नहीं सकते थे। तो इस वजह से भी जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनको बल मिला। और फिर हम देखते हैं कि 1924 से 1928 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियाँ का जो दूसरा दौर है वो शुरू होता है और जहाँ पे कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई जिसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं साथियों, तब तक आप चैनल को जो है शेयर कीजिए और अपने
साथियों में जो है इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। जय हिंद साथियों।